नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको करवाएंगे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम हुई थी 15 जुलाई 2018 उसकी शिफ्ट 2। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए क्रम के प्रथम 15 पदों का योग क्या होगा। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो नीचे क्रम दे रखा है वो क्या है। ये दो टाइप से पूछा जा सकता है, एक तो समांतर श्रेणी और एक गुणोत्तर श्रेणी। इस प्रश्न को बहुत ही ध्यान से समझिएगा क्योंकि हर बार ये क्वेश्चन लगभग पूछा ही जाता है, या तो समांतर श्रेणी पूछ लेंगे या गुणोत्तर श्रेणी, तो इसे ध्यान से पढ़िए। तो देखो दोस्तों, पहली संख्या दे रखी है जैसे 36, 36, उसके बाद 31, उसके बाद 26, उसके बाद 21, यानी कि इनमें जो अंतर है वो 5 का है, यानी कि 5 घटते जा रहे हैं। यही क्रम अनंत तक चलता रहेगा। जब कोई श्रेणी में किसी संख्या का जोड़ या घटाव होता है तो वो श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। और जब गुणा में जाता है जैसे 2, 4, 8, 16, तो ये श्रेणी है, ये गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। यानी कि यहाँ 2 से गुणा हो रहा है, इसमें भी 2 गुणा हो रहा है, यहाँ भी 2 गुणा हो रहा है और यहाँ भी 2 गुणा हो रहा है। यानी कि जिस श्रेणी में गुणा होता हो उसे हम गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं, और जहाँ जोड़ या घटाव हो रहा हो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो देखो दोस्तों, समांतर श्रेणी में पदों का योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें पद पता होना चाहिए कि ये जो जैसे 15 पद पूछ रहा है, 15 पदों का योग, तो 15वां पद हमें पता होना चाहिए कि 15वां पद है क्या। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम समांतर श्रेणी में पद कैसे ज्ञात करते हैं। समांतर श्रेणी में पद ज्ञात करने के लिए हमें सूत्र का पता होना जरूरी है। देखो, कुछ एक्स्ट्रा ही चल रहा है पेन, एक मिनट दोस्तों, जस्ट ए सेकेंड। तो देखो, सूत्र क्या है। समांतर श्रेणी में एनवा पद, एनवा पद का मतलब होता है कोई भी पद, यानी कि 20वां, 15वां, कुछ भी हो सकता है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, एनवा पद यानी कि कोई भी पद। तो प्रथम पद प्लस कोष्टक में एन, यानी कि जितना भी पद पूछ रहा है उसमें से हम एक घटा देंगे, और गुणा में जो अंतर आ रहा है सार्वंतर, यानी कि यहाँ -5 का आ रहा है तो हम -5 कर देंगे। यानी कि 15 पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रथम पद हमारे पास 36 दे रखा है, प्लस 15 पद पूछ रहा है तो 15 -1, और गुणा में जो हमारे पास जो अंतर आया है यानी कि -5। तो देखो दोस्तों, ये 36 हो गया और यहाँ पे 14 हो गया, 14 गुणा में -5 करा तो ये -70 हो गया। ये बीच में प्लस का था यहाँ पे, लेकिन जब कोई संख्या माइनस की संख्या से गुणा हो तो वह संख्या का परिणाम माइनस का आएगा। यानी कि ये जो 70 आएगा ये माइनस का आएगा। जब हम 70 में से 36 जोड़ेंगे, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये माइनस का 34 बच जाएगा। यानी कि हमारे पास जो 15 पद आया है वो माइनस का 34 है। तो देखो दोस्तों, एक तो हमने ये सूत्र बताया कि एनवा पद कैसे ज्ञात करते हैं। एनवा पद के लिए ये सूत्र लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में। अब दूसरा सूत्र इसका यह है कि एनवा पद तो हमने ज्ञात कर लिया, लेकिन हमें एन पदों का योग कैसे ज्ञात करेंगे। तो योग के लिए हमें क्या करना होगा, प्रथम पद यानी कि ये जो प्रथम पद है प्लस अंतिम पद यानी कि जो एनवा पद है, और इन दोनों को जोड़ लेंगे और गुणा में क्या करेंगे, जितना पद पूछ रहा है यानी कि जो दे रखा है एन, यानी कि 15/2। तो प्रथम पद हमारे पास 36 दे रखा है और अंतिम पद यानी कि 15वां पद हमारे पास -34 आया। तो जब इन दोनों को यहाँ रख देंगे और गुणा में 15 पद दे रखा है, तो एन का मान यहाँ 15 है, 15/2। जो 36 में से 34 गया तो 2 बचा, और 2 गुणा में 15/2 करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा, 15। तो प्रथम 15 पदों का योग क्या आ जाएगा यहाँ पे, 15।
दोस्तों इस प्रश्न को आप बहुत ही ध्यान से पढ़िए, ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी कि या तो समांतर श्रेणी में पूछ लिया जाता है या गुणोत्तर श्रेणी में। तो मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, यहाँ नोट कर लीजिएगा। देखो हम ये सूत्र लिखवा रहे हैं और देखो यहाँ पे यदि आप समांतर श्रेणी के सूत्र लिखेंगे और उन्हें याद करेंगे तो आपको ही फायदा होगा। जैसे समांतर श्रेणी में यदि आपसे कोई पद पूछा हो, जैसे 10वां 20वां 15वां कुछ भी 1000वां कोई भी पद पूछ ले, तो आपको कैसे ज्ञात करना है? nवां पद, यानी कि कोई भी पद पूछ ले उस पद का मान हम n मान रहे हैं, तो प्रथम पद यहाँ लिख देंगे प्लस कोष्टक में यहाँ जितना भी पद पूछा है उसमें से 1 घटा देंगे। और हम समांतर श्रेणी में देखेंगे कि जो संख्या अगली आ रही है वो जुड़ने के बाद आ रही है या घटने के बाद, यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे? अंतर। ये तो nवां पद का सूत्र है। और समांतर श्रेणी में n पदों का योग, यानी कि जितने भी, यानी कि आप पिछले प्रश्न में दे रखा है 15 पदों का योग। तो n पदों का योग कैसे ज्ञात करेंगे हम? यानी कि n/2 और यहाँ सीधा सा लिख देंगे प्रथम पद प्लस अंतिम पद, इन दोनों को जोड़ देंगे। ये समांतर श्रेणी के 2 सूत्र हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। एक सूत्र और लिखवाएंगे हम गुणोत्तर श्रेणी का। गुणोत्तर श्रेणी का भी क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। समांतर श्रेणी या गुणोत्तर श्रेणी दोनों में से एक प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है। तो गुणोत्तर श्रेणी का सूत्र क्या है? गुणोत्तर श्रेणी में जो पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है? nवां पद। तो nवां पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम? यहाँ पे a गुणा, यानी कि प्रथम पद गुणा में ये जो ये अंतर दे रखा है, अंतर की घात n-1, इसे हम ऐसे भी लिख देते हैं a गुणा में r की घात n-1। a का मतलब प्रथम पद होता है, r का मतलब ये जो अंतर है वो है, और n का मतलब जो पद पूछा जा रहा है। तो ये तीनों सूत्र आप नोट कर लीजिएगा, इन्हें तो कंठस्थ याद कर ही लीजिएगा क्योंकि एक प्रश्न इनमें से पूछा जाएगा। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं। ये तो आपको पता ही लग गया होगा कि समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी होती क्या है। समांतर श्रेणी में क्या होता है कि कोई संख्या अगली संख्या तभी आएगी जब उसमें किसी संख्या का जोड़ या घटा होगा। और गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है कि पिछली संख्या को किसी संख्या से गुणा किया जाता है। ये दोनों में समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी में अंतर है। अगला देखते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, उपरोक्त आंकड़ा महीनों के अनुसार छात्रों के जन्मदिन का प्रतिनिधित्व करता है। एक्स अक्ष महीनों को, वाई अक्ष छात्रों की संख्या को। जिन छात्रों का जन्मदिन जुलाई से दिसंबर तक आता है उनका प्रतिशत क्या है? देखो दोस्तों यहाँ पे क्या है, जुलाई से दिसंबर तक जिन छात्रों का जन्मदिन आ रहा है उसके बारे में पूछा है कि वो प्रतिशत क्या है। देखो दोस्तों यहाँ पे इनकी संख्या, ये ग्राफ दिया हुआ है, इससे संख्या को प्रदर्शित किया है। ये नीचे महीने दे रखे हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, इस टाइप से दिसंबर तक दिए हैं। अब देखो, अब हमें देखो जुलाई से दिसंबर तक प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें कुल संख्या ज्ञात होनी चाहिए। अब कुल संख्या ज्ञात होने के लिए देखो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे इन्हें। 2 और 6 8, 8 और 8 16, 6 22 और 2 24, 24 और 8 32, 4 36, 6 42, 52 और 2 54, 54 और 8 62 और 2 64, यानी कि कुल संख्या है इनकी 64 है। अब देखते हैं जुलाई से दिसंबर तक संख्या कितनी है। 4 और 6 10, 10 और 10 20 और 2 22 और 8 30 और 2 32। हमें पता है कि छात्रों की कुल संख्या 64 है, कुल संख्या 64 है। और
कुल 64 है और जुलाई टू दिसंबर है वो है 32। अब इनका प्रतिशत पूछा है जुलाई से दिसंबर, तो इनका प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम इन्हें ऊपर लिखेंगे और बटे में कुल संख्या करेंगे और गुणा में क्या कर देंगे 100। अब देखो 32 से 64 दो बार कट गया और 2 से ये 100 50 बार कट गया, तो हमारे पास क्या आ गई संख्या 50%। यानी कि जुलाई से दिसंबर तक जिनका जन्मदिन आता है उनकी संख्या 50% है। अगला देखते हैं दोस्तों। तालिका में विभिन्न राज्यों से परीक्षा में बैठने वाले और सफल छात्रों की संख्या को दर्शाया गया है। दिए गए आंकड़ों के आधार पर वर्ष 2001 में राज्य डी में सफल छात्रों का प्रतिशत क्या है। देखो दोस्तों, राज्य डी में कुल बैठने वाले छात्र हैं 3250 और उनमें से सफल हुए हैं 3000। अब ये पूछा है कि कितने प्रतिशत छात्र सफल हुए हैं, यानी कि 3000 है वो 3250, यानी कि कुल का कितने प्रतिशत है, तो हम क्या करेंगे 3000 बटे 3250 गुणा में 100 कर देंगे, तो ये 0 से 0 कट गई, ऊपर आ जाएगा 30,000 और 30,000 में जब हम भाग देंगे 325 का, तो देखो 325 का जब 300 में भाग दिया तो नहीं जाएगा, इसलिए हम सीधा 3000 में देंगे। जब 3000 में देंगे तो भाग जाएगा हमारा 9 बार। 9 पंजो 45, 9 दूना 18, 4 22, 9 तिया 27 और 2 29। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7 और 9 में से 9 गया तो 0। इधर ये भी एक दो ही हो जाएगा, तो हमारे पास 75 बच जाएगा। अब क्या करेंगे हम, फिर 0 उतार लेंगे, फिर हम भाग देंगे 2 बार, तो 650 बार 50 में चला गया 2 बार, 0 0। अब हमारे पास बच गया 100 बच गया। अब 100 में भाग नहीं जा रहा, इधर कोई संख्या नहीं बच रही, इसलिए हम यहाँ कर देंगे पॉइंट, दशमलव लगा देंगे, यहाँ कर देंगे 1000। तो 1000 में हम 325 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, ये जो हो जाएगा 975। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 92.3। तो कितने प्रतिशत छात्र हैं वो सफल हुए, 92.3%। प्रश्न में पूछा गया है कि राज्य डी में 2001 में जो सफल हुए छात्र हैं उनका प्रतिशत क्या है। तो हमें सबसे पहले राज्य डी में बैठने वाले कुल छात्र देखने होंगे, यानी कुल छात्र बैठने जिन्होंने एग्जाम दी थी वो 3250 थे। डी राज्य की बात हो रही है यहाँ, और डी में जो पास हुए थे वो 3000 हुए थे, तो हमें इनका प्रतिशत ज्ञात कर लेंगे। तो अगला देखते हैं दोस्तों। किसी कूट भाषा में बड़े अक्षर और उनसे मेल खाते कोड निम्नलिखित हैं। ये बड़े अक्षर दे रखे हैं ABCD Z तक दे रखे हैं और उनके नीचे कोड दे रखा है, और प्रश्न में पूछा गया है कि दिए गए कोड को प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कथन को पूरा करें। यानी कि TAMIL को UOKWR कर दिया गया है, तो बॉर्डर को क्या करेंगे BORDER को क्या करेंगे। देखो दोस्तों, यहाँ पे ये जो बड़े अक्षर में कोई संख्या दे रखे TAMIL, इसको ये छोटे अक्षरों में इनको कोड से यहाँ लिखा गया है UOKWR। तो हमें ये समझना है कि ये कैसे लिखा है, यानी कि T को U कैसे करा है, A को O कैसे करा है, इसी टाइप से M को K कैसे करा है, हमें ये समझना है। तो समझने के लिए हमें यहाँ पहले ये जो सारणी दे रखी है इसे देखना होगा। हमें देखना होगा टी शब्द, क्योंकि यहाँ टी को यू बनाया है इन्होंने कोड में, तो टी देखेंगे सबसे पहले ABCDFGH, ये बड़ा वाला टी है, ध्यान रखना, ये रहा टी, ये टी है। अब टी को इन्होंने छोटा यू बनाया है, अब छोटा यू कहाँ पे है ये देखेंगे हम, भाई छोटा यू कहाँ है। अब देखो छोटा यू है MNOPUIBFATWQRKD, ये रहा छोटा यू।
हमें देखना है टी को यू बनाया है इन्होंने छोटा, तो कैसे बनाया है। सबसे पहले हमें उन दोनों का स्थान देखना है। तो इन्होंने क्या करा है, देखो जैसे टी यहाँ पे था और उससे देखो एक स्थान, दो स्थान, तीन, चार, पाँच, पांच स्थान जोड़कर उसके जो नीचे है उसे कोड लिखा है इन्होंने। यानी कि टी के बाद जो यू है वो पांच स्थान छोड़ के जो संख्या है उसका कोड है। तो उसी टाइप से ए को देखते हैं, क्या ए भी यही बात को कर रहा है क्या लागू। ए देखते हैं, ए बड़ा वाला ए ये रहा। अब इससे पांच स्थान छोड़कर अंक देखते हैं, एक, दो, तीन, चार और ये पाँच। पांच स्थान छोड़ के जो अंक है वो है, क्या है, जी, नहीं एफ है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, एफ है। तो एफ के नीचे जो कोड दिया है वो है ओ, तो यानी कि ए को ओ बनाया है। तो उसी टाइप से एम को देखेंगे हम, एम से पांच स्थान छोड़ के जो अंक है उसका कोड दिया है क्या, तो एम से पाँच देखेंगे, एन ओ पी तीन और क्यू चार, आर पाँच। तो पाँच के नीचे जो कोड दिया है छोटा के, तो क्या यहाँ पे छोटा के लिखा है, बिल्कुल लिखा है। उसी टाइप से यहाँ सभी का देख लेंगे। तो हमें इस सारणी से ये पता लगा है कि कोड कैसे बनाया इन्होंने। यानी कि बड़े अक्षरों का जो कोड बनाया है छोटे अक्षरों में एबीसीडी में, वो कैसे बनाया है कि जो बड़ा अक्षर है उसके हम आगे चलते जाएंगे और पांच अक्षर छोड़ के जो संख्या आएगी उसके नीचे जो कोड दिया हुआ है वो कोड इन्होंने लिखा है। तो देखो बॉर्डर का कोड कैसे लिखा है। बी को देखो, हमें सबसे पहले बड़ी बी देखनी होगी, तो बड़ी बी ये रही। अब बड़ी बी से पांच अक्षर जाएंगे, एक अक्षर, दो अक्षर, तीन अक्षर, चार अक्षर, पांच अक्षर, जी। तो जी के नीचे जो छोटी संख्या दी है वो बी का कोड आएगी, यानी कि वाई। हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई। अब देखो अगला देखते हैं ओ। ओ को देखते हैं, सबसे पहले बड़ा वाला ओ ये रहा। अब इसके पांच अक्षर आगे देखते हैं, एक अक्षर, दो अक्षर, तीन, चार, पाँच, पांच अक्षर छोड़कर क्या है, टी। अब टी के नीचे जो कोड दिया है वो इसका ओ का कोड होगा, यानी कि टी के नीचे जो छोटा सी दिया है वो ओ का कोड होगा। अब अगला देखते हैं आर। आर को देखते हैं, सबसे पहले बड़ा आर कहाँ है, ये रहा। अब इससे पांच अक्षर जाएंगे आगे, एक अक्षर, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच पे गए तो डब्लू आया। डब्लू के नीचे जो कोड दिया है छोटे अक्षर में एस है, तो इसका मतलब आर का कोड क्या हो जाएगा, छोटा एस। हमारे ऑप्शन में वाई सी एस आ रहा है क्या, तीन अक्षर छोड़ के, तीन अक्षर का हम कंपेयर करें तो इसमें सी में। तो आगे बढ़ने से पहले हम इसी को उत्तर टेक सकते हैं, इससे हमारा समय बचेगा। यानी कि हम तीन अक्षर पे ही जब ऑप्शन में हमारे सेम मैच कर रहा है तो इसी को हम उत्तर टेक देंगे। आगे तीन तीन और बच रहे हैं यहाँ पे डी ई आर, तो उनका निकालने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि आगे भी इसी क्रम में आएगा। यदि क्रम चेंज होता तो यही चेंज हो जाता। भाई हमारा यहाँ तक तीन का मैच शुरुआत वाला इसी ऑप्शन में कर रहा है, तो इसीलिए हम इस ऑप्शन को अपना उत्तर कर देंगे हल। इसमें क्या हुआ है कि बड़े अक्षरों को दे रखा है और उनका कोड छोटे अक्षरों से दिखाया है। तो बड़े अक्षर दे रखा है पहले जैसे टी, तो उससे पांच अक्षर आगे गए हैं और उस पांच अक्षर के नीचे जो छोटे अक्षर में कोड दिया है वो उसका कोड इंगित किया है। ये है इसमें, और कुछ नहीं है। जब भी ऐसे कोड दे रखा है कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों में, तो उन कोडों को ध्यान से देखना कि इसका ये जो कोड आया है वो कैसे आया है, क्या करा है इन्होंने कि ये कोड आया है। जब हमें ये समझ में आ जाएगा तो हम उत्तर बड़ी आसानी से दे सकेंगे। तो दोस्तों अगला देखते हैं। दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। प्रश्न दे रखा है और उसके अनुसार ये बताया है, दो कथन दे रखे हैं ए और बी। पूछा गया है कि कौन सा कथन प्रश्न का जवाब देने के लिए पर्याप्त है। अब प्रश्न दे रखा है कि एक्स ने गोवा जाने के लिए कौन सी बस पकड़ी। देखो दोस्तों,
इस कथन में प्रश्न में केवल यही दे रखा है कि एक्स ने गोवा जाने के लिए कौन सी बस पकड़ी। अब हमें क्या पता कौन सी बस पकड़ी, क्योंकि प्रश्न में ऐसा कुछ नहीं दे रखा। जब कुछ नहीं दे रखा तो उसके अनुसार ही हम निर्णय लेंगे। देखो, अब ए में दे रखा है कथन में बस से चूक गया था और अगली बस की प्रतीक्षा कर रहा था जो छूट चुकी थी, बस से 10 मिनट बाद थी। भाई एक्स बस से चूक गया या नहीं चूका, उससे बस छूटी या नहीं छूटी, ये हमें थोड़ी पता है। प्रश्न में ऐसा कुछ नहीं दे रखा। प्रश्न में तो पूछा गया है कि एक्स ने कौन सी बस पकड़ी। अब ये इसका उत्तर नहीं हो सकता। तो बी में देखते हैं, गोवा पहुंचने के लिए एयर टिकट बुक कराने की योजना बनाई। एक्स ने गोवा पहुंचने के लिए एयर टिकट बुक कराने की योजना बनाई। क्या प्रश्न में ऐसा कुछ दिया हुआ है? नहीं दिया, तो ये भी इसका उत्तर नहीं हुआ। तो इस बात को प्रश्न को निष्कर्ष निकालने के लिए ना तो ए पर्याप्त है और ना ही बी। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? न तो कथन ए पर्याप्त है और न ही बी। दोस्तों, इस टाइप के प्रश्न हैं, उनमें आपको ध्यान से देखना है। आपको क्या है कि क्या दे रखा है उसी से निर्णय लेना है। अपने अनुसार विचार अलग से नहीं करना कि हमें क्या दे रखा है, जो दे रखा है उसी से हम उत्तर देंगे। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। दिए गए तर्क को पढ़े और निर्णय लेकिन निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता या मान्यताएं टिप्पणी को तर्क संगत रूप से पालन करती हैं। एक बैंक का विज्ञापन कहता है कि एफडी में निवेश करें और 15% ब्याज कमाएं। अब तर्क दे रखा है, इसी के अनुसार मान्यता दे रखी है। तो मान्यता क्या है कि पहली मान्यता दे रखी है कि 15% ब्याज निवेशकों की अच्छी संख्या को आकर्षित कर सकता है। दूसरी दे रखी है कोई अन्य बैंक एफडी पर ब्याज नहीं देता। देखो दोस्तों, तर्क और मान्यताओं में क्या होता है कि ये जो बैंक जो या कोई भी जो विज्ञापन होता है उसे हम सही मानते हैं। यानी कि जो विज्ञापन में जो दी चीज़ दी गई है उसे हमें सही मानना होता है। कोई भी सरकारी आदेश हो उसे भी हमें सही मानना होता है। तो इन चीज़ों में क्या है कि जो विज्ञापन है वो सही माना जाएगा। विज्ञापन जो दिया जाएगा वो किसी चीज़ के आधार पर ही दिया जाएगा, यानी कि जैसा होगा तभी वो विज्ञापन दिया जाएगा, ऐसा माना जाता है। तो उसी के अनुसार हमें उत्तर देना है। इनके डिटेल्ड में कुछ नियम मैंने लिख रखे हैं, वो आपको अगर देखना चाहोगे तो इसके डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे आपको, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ताकि क्या है, सभी नियम यदि आप पढ़ लोगे तो क्वेश्चन का गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। पिछली जो एग्जाम हुई थी उसमें क्या है, लगभग 6 से 7 क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे थे, कथन, निष्कर्ष, तर्क, अवधारणा। तो ये जो प्रश्न सभी के जिनके सही हुए सभी प्रश्न, उन्हें काफ़ी फायदा हुआ, यानी कि उनका सिलेक्शन हो गया लगभग। तो दोस्तों अगला देखते हैं। तो दोस्तों इसके अनुसार हम देखते हैं कि कौन सी बात सही है। अब पहले में दे रहा है 15% ब्याज निवेशकों की अच्छी संख्या को आकर्षित कर सकता है। हमने बताया कि जो विज्ञापन आता है उनकी बात को हम सही मानते हैं, उन्हीं के अनुसार उत्तर देते हैं। तो ये हमारा 15% ब्याज निवेशकों की अच्छी संख्या को आकर्षित करता है, इसीलिए तो बैंक ये विज्ञापन दे रहा है। तो हमारा ये ए सही है। बी में देखो, कोई अन्य बैंक एफडी पर ब्याज नहीं देता, ऐसा हमें तर्क में नहीं दिया गया है, इसलिए इसके बारे में हम गलत है। तो कौन सी मान्यता पालन कर रही है तर्क का? केवल ए। अगला देखते हैं। दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। प्रश्न में दे रखा है जेड के पिता कौन है। हमें इस बात का पता लगाना है और इन दो से बताना है क्या ये दोनों बात इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं है। अब देखो दोस्तों, पहला दे रखा है एक्स और वाई भाई हैं। एक्स और वाई भाई हैं। देखो दोस्तों, जेड की पत्नी वाई की पत्नी की बहन है।
अब इस बात से हमें ये तो नहीं पता लग रहा कि जेड के पिता कौन है। भाई एक्स और वाई भाई हैं और जेड की पत्नी और वाई की पत्नी बहन है, लेकिन हमें इस बात से ये नहीं पता लग रहा कि जेड के पिता कौन है। तो इसलिए ना तो एक कथन पर्याप्त है ना ही दो कथन पर्याप्त है, तो हमारा उत्तर ये वाला हो गया। अगला देखते हैं, दिए गए तर्क को पढ़े और निर्णय ले कि कौन सी धारणाएं तर्क संगत रूप से पालन करती है। एक विज्ञापन कहता है, हमने अभी पिछले प्रश्न में बताया कि विज्ञापन में दी गई बातों को सही माना जाता है, यानी कि उनमें जो दिया हुआ है उसे हम सही मानते हैं, और जो विज्ञापन दिया जाता है किसी के आधार पर ही दिया जाता है। विज्ञापन कहता है कि सोना आपकी पत्नी के लिए सबसे अच्छा उपहार है। अब विज्ञापन कह रहा है कि सोना आपकी पत्नी के लिए अच्छा उपहार है, तो भाई सही कह रहा होगा विज्ञापन। सोना लेके आओ, सोना का मतलब यहाँ गोल्ड है, यानी कि आपकी पत्नी को गोल्ड गिफ्ट कीजिए। तो अब देखो धारणा, पति आमतौर पर अपनी पत्नी को उपहार देते हैं। आमतौर पर इस तरह के विज्ञापन लोगों को प्रभावित करते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे इसमें दोनों बात निकल रही हैं। दोनों बात इसलिए निकल रही है कि भाई जब उपहार देंगे पति तभी तो विज्ञापन आ रहा है। विज्ञापन में दी गई बात सही मानते हैं हम, और विज्ञापन दे रहा है कि भाई सोना दो, गोल्ड दो अपनी पत्नी को। तो आमतौर पर इस तरह के विज्ञापन प्रभावित भी कर रहे हैं, और पति अपनी पत्नी को गिफ्ट करते हैं, यानी कि उपहार देते हैं। यहाँ पत्नी की जगह आप कोई भी ले सकते हो, यानी कि आप गिफ्ट किसी को भी कर सकते हैं, अपने घर वालों को भी कर सकते हो, कोई भी किसी को भी गिफ्ट। आजकल तो बर्थडे में नॉर्मल चीज हो गई गिफ्ट देना, ठीक है। लेकिन उन बर्थडे में क्या होता है, सोना गोल्ड नहीं दिया जाता अक्सर। यहाँ गोल्ड शब्द का इस्तेमाल अक्सर पत्नियों के लिए ही होता है, क्योंकि पत्नियों को अक्सर गोल्ड ही पसंद आता है। तो दोस्तों अगला देखते हैं, गोल्ड कितना भी दे दो खुशी रहेंगी। अगला देखते हैं, दिए गए विवरण को पढ़े और निर्णय ले कि कार्रवाई का कौन सा तरीका तार्किक रूप से उसका विवरण का अनुसरण करता है। विवरण विवरण के अनुसार ही हमें कार्रवाई बतानी है। चेन्नई में भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में बाढ़ आ गई। अब हमें क्या करना चाहिए। देखो जैसे दोस्तों बाढ़ आ गई, अब बाढ़ आ गई तो हमें क्या करनी चाहिए। पहला दिया है, निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को भारी बारिश के दौरान होने वाले खतरों से अवगत कराया जाना चाहिए। दूसरा है, जीवन को नुकसान से बचाने के लिए सरकार को इन क्षेत्रों से लोगों को स्थानांतरित करना चाहिए। भाई बाढ़ आ गई है, अब तुम उन्हें वहाँ पे जो रह रहे हैं जो भी व्यक्ति, उन्हें ये बताओगे कि बाढ़ से बहुत सारे खतरे होते हैं। अगर बाढ़ की होने की आने की संभावना होती या बाढ़ नहीं आई होती, यानी कि ऐसे संभावना होती कि भाई कुछ समय बाद बाढ़ आ सकती है, भारी बारिश की संभावना है कुछ दिनों में, तो हमें क्या करना होता, हम उन्हें चेतावनी देते कि निचले इलाकों से आप आ जाओ, बाहर आ जाओ। अब लेकिन यहाँ प्रश्न में दे रखा है कि भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई है, तो आ गई है तो हमें क्या करना है, आ गई है तो उन्हें बचाना है, क्योंकि बाढ़ तो आ चुकी है, आने की संभावना नहीं है। तो ये दूसरा वाला सही है। जीवन को नुकसान से बचाने के लिए सरकार का इन क्षेत्रों से लोगों को स्थानांतरित करना चाहिए, यानी कि उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर, सही जो स्थान है सुरक्षित, वहाँ ले जाना चाहिए। भाई बाढ़ आ चुकी है, ध्यान से देखो इसमें क्या है, हमारे दिमाग की ये उपज जानना चाह रहा है कि यदि ऐसी स्थिति आ जाती है तो हमें क्या करना चाहिए। हमें ये करना चाहिए कि भाई बाढ़ तो आ चुकी है, तो लोगों को बचाने के लिए सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए। तो दूसरा वाला सही है। अगला देखते हैं, देखो विवरण में दे रखा है कोई मिठाई बिस्किट नहीं है और कोई बिस्किट केक नहीं है। इसके अनुसार हमें निष्कर्ष निकालना है। अब इसको हमें देखो जैसे क्या करना होता है, हमें ये करना होता है कि हमें एक व्रत टाइप से बनाकर ऐसे
जब हम प्रश्न को हल करेंगे तो गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। जैसे ये मिठाई है, हमने मान लिया ये मिठाइयों वाला घेरा है। अब ये कह रहा है कि कोई भी मिठाई बिस्किट नहीं है, हमने ये मान लिया कि ये बिस्किट वाला घेरा है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपस में टच नहीं हो सकती, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है कि कोई भी मिठाई बिस्किट नहीं है। इसका मतलब ये दोनों आपस में टच नहीं हो सकती। अब आगे दे रखा है कि कोई भी बिस्किट केक नहीं है, यानी कि ये बिस्किट है और ये केक है, मान लो केक। अब ये केक को हमने ऐसे थोड़ा सा ऐसे चिन्हित कर दिया कि इन दोनों को समझने के लिए कि कोई भी बिस्किट केक नहीं है, यानी कि इन दोनों के ऐसे चिन्ह इसलिए लगाया कि क्रॉस का हम पहले ही लगा चुके हैं, तो समझने के लिए कि भाई ये और ये कभी आपस में मिल ही नहीं सकते। तो इसमें दूसरे में दिया है कि कोई भी बिस्किट केक नहीं है, यानी कि ये दोनों आपस में नहीं मिल सकते। ये दोनों आपस में नहीं मिल सकते, मिठाई और बिस्किट है, और बिस्किट और केक आपस में नहीं मिल सकते, यानी कि इनका भाग आपस में क्रॉस नहीं कर सकता। अब देखो, केक वाला भाग है वो बिस्किट को तो क्रॉस नहीं कर सकता, यानी कि बिस्किट के तो टच नहीं हो सकता, लेकिन मिठाई वाले के तो टच हो सकता है, क्योंकि ऐसा प्रश्न में नहीं दिया है कि मिठाई भी केक नहीं हो सकती। ठीक है, यही यहाँ समझने वाली बात है। समझने वाली बात यही है कि भाई मिठाई तो बिस्किट के टच नहीं होगी और बिस्किट केक के टच नहीं होगा, लेकिन ये जो केक है ये तो मिठाई के टच हो सकता है। तो अब देखो निष्कर्ष में क्या दे रखा है, कुछ मिठाइयाँ बिस्किट हो सकती हैं। भाई मिठाई और बिस्किट तो हो ही ना सके आपस में, क्योंकि ये दोनों भाग तो टच हो ही नहीं सकते। तो ये वाला हमारा गलत है। सभी बिस्किट केक हो सकते हैं। देखो दोस्तों, बिस्किट और केक तो टच हो ही नहीं सकते, ये भी हमने क्योंकि डार्क कर रखा है, देखो ये दोनों टच नहीं हो सकते, तो ये वाला भी हमारा गलत है। तो कथन में ना तो एक निष्कर्ष निकल रहा है और ना ही बी। इन ऐसे टाइप के प्रश्नों को यदि आप ऐसे वृत्त या कोई भी चित्र बना के करोगे तो आपको सुविधा रहेगी, गलत नहीं होगा। और जो टच नहीं हो सकते, यानी कि जो आपस में क्रॉस नहीं कर सकते, उन्हें किसी भी चिन्ह के द्वारा उनका संबंध जोड़ दीजिएगा कि ये जैसे हमने इसमें और इसमें क्रॉस लगाया है मिठाई और बिस्किट में, तो इसका मतलब यह है कि बिस्किट और मिठाई टच नहीं हो सकते, और बिस्किट और केक में इस टाइप से डार्क करा है, तो इसका मतलब ये हमने देखा है कि बिस्किट और केक भी टच नहीं हो सकते। तो दोस्तों अगला देखते हैं। दी गई टिप्पणी को पढ़े और निर्णय ले। टिप्पणी दे रहा है कि एक विज्ञापन कहता है कि अपने निवेश को 1 वर्ष में दुगना करें। दोस्तों इस जो परीक्षा है इसमें विज्ञापन वाले ये तीसरा प्रश्न है। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि विज्ञापन में दी गई बातें सही होती हैं। विज्ञापन को हमें सही मानना होता है। जो विज्ञापन दिया गया होता है वो किसी आधार पर दिया होता है, यानी कि ऐसा होता है तभी विज्ञापन दिया गया होता है। तो देखो धारणा, वह विज्ञापन नकली है, ये उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें विज्ञापन को सही मानना होता है। अब देखो, लोग अपने निवेश को बढ़ाना चाहते हैं। भाई विज्ञापन में दी गई बातें हमें सही माननी होती हैं, और विज्ञापन जो दिया गया होता है वो किसी आधार पर दिया होता है, यानी कि 1 वर्ष में दुगना करें। जब 1 वर्ष में दुगने का विज्ञापन दिया है तो लोग ऐसा करना चाह रहे होंगे, तभी तो ये विज्ञापन निकला है ऐसा। तो लोग अपना निवेश बढ़ाना चाहते हैं, तो बी वाली धारणा अपनी सही है। तो कौन सा उत्तर आ गया, केवल बी धारणा इससे मेल खाती है। हम फिर से बता रहे हैं, ये कथन, निष्कर्ष, धारणा, उदाहरणा, तर्क, इन सभी के हमने डिटेल्ड में नियम लिख रखे हैं। उनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उनको आप ध्यान से पढ़ना, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका पढ़ें तो आपका उत्तर गलत ना हो। पिछली जो एग्जाम हुई है, यानी कि ये जो पेपर हुए हैं, उनमें लगभग 6 से 7 क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे गए हैं। तो दोस्तों अगला देखते हैं। देखो दोस्तों, 5 की घात 3 - 6 की घात 3/5 की घात 2 प्लस 5 × 6 + 6 की घात 2 का मूल्य क्या होगा। दो
ये जो दिया हुआ है ये क्या है, एक सूत्र के अकॉर्डिंग हम इसे हल कर सकते हैं यदि हमें सूत्र पता है। जैसे हमें a की घात 3 माइनस बी की घात 3, इस सूत्र का मतलब होता है a माइनस बी कोष्टक बंद ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यदि ये सूत्र हमें पता है तो हम इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ए का मतलब जैसे पहली संख्या और बी का मतलब दूसरी संख्या, यानी कि ए बराबर 5 और बी बराबर 6। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या करा है कि ए और माइनस बी, यानी कि ये बैठ रहा है, ए का मान हम 5 रखें तो इसकी घात 3 है, और नीचे देखो 5 की घात 2 दे रखी है, यानी कि हम देखो 5 की घात 3 माइनस 6 की घात 3, इसे हम लिख सकते हैं बराबर 5 माइनस 6 कोष्टक बंद 5 की घात 2 प्लस 5 गुणा में 6 प्लस 5 की घात 2। ऐसे हम इसे लिख सकते हैं इस सूत्र के अनुसार। और नीचे इसमें दे ही रखा है 5 की घात 2 प्लस 5 गुणा में 6 प्लस 6 की घात 2। तो अब देखो दोस्तों, ये सेम है दोनों, तो इससे ये कट जाएगी, तो हमारे पास 5 माइनस 6 बच जाएगा, इसका मतलब माइनस 1, क्योंकि माइनस का 6 अधिक है। ये जो सूत्र है इसे आप याद कर लीजिएगा। ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 का मतलब होता है कोष्टक में ए माइनस बी गुणा में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगला देखते हैं। उपरोक्त चित्र में समकोण चतुर्भुजों की संख्या क्या होगी। देखो दोस्तों, जब भी इस टाइप के प्रश्न दे रखे हो, यानी कि चित्रों की संख्या पूछी हो, तो आप ए बी सी डी या तो कॉर्नर पे ए बी सी डी रख के ज्ञात कर लीजिएगा, और या फिर आप सीधा ज्ञात करना चाह रहे हो तो सीधा ज्ञात कर लीजिएगा। सीधा में क्या है, थोड़ा ध्यान से ज्ञात करना होगा। जैसे हमने एक एक को गिना, तो हम कोई चिन्ह रख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब हमने एक एक कॉलम गिना तो हमारे पास इनकी संख्या 8 आ गई। और जब हम दो दो गिनेंगे तो 1 2 3 4। और देखो दोस्तों, ये भी 2 से जा रहा है, देखो 4 तो हो गए, ये भी 2 से जा रहा है 5। जब हमने दो दो से गिना तो हमारे पास संख्या आ गई 5। अब देखो 3 3 से गिनेंगे तो 3 3 से कोई आ रहा है कि इधर कोई नहीं आ रहा, इधर कोई नहीं आ रहा, यहाँ पे आएगा 3 से। देखो जब हमने ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, यानी कि ये गिना तो 1 आ गई, और ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा गिना तो 2 संख्या आ गई। तो 3 3 वाले हमारे पास कितने आ गए, 2। अब देखते हैं 4 4 वाले कॉलम वाले हैं क्या कोई, तो हमारे पास 4 वाला है, एक तो ये कॉलम आ गया सीधा, और एक ये पूरा ये आ गया, 2 हो गए, और एक ये आ गया। तो 4 वाले कितने आ गए हमारे पास, 3 आ गए। तो अब देखो इनकी संख्या कितनी हो गई, 8 और 5 13, 13 और 2 15, 15 और 3 18। तो चित्र में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, ये समकोण चतुर्भुजों की संख्या क्या आ जाएगी, 18। चाहे तो आप देखो इसे ए बी सी डी रख के ज्ञात कर सकते हो। यदि ए बी सी डी ज्ञात करोगे तो उसमें गलत नहीं होगा, यानी कि गलत होने की संभावना कतई नहीं रहेगी। ठीक है, जैसे जैसे हम बता रहे हैं अभी कैसे, जैसे हमने यहाँ ए रख दिया, यहाँ बी रख दिया, इस कॉर्नर पे ये सी रख दिया, ये डी रख दिया, ये ई रख दिया, या एफ रख दिया, कोई भी रख सकते हैं आप, चाहे गिनती रख सकते हो, कुछ भी आपके समझने के लिए ठीक है। एच रख दिया, इस पे आई रख दिया, इस पे जे रख दिया, के रख दिया, एल रख दिया, एम रख दिया, एन ओ पी। अब देखो हमने जब एक एक को काउंट करा तो एक एक वाला तो हम सीधा ही काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8।
जब हमने एक एक वाली संख्या काउंट करा तो हमारे पास आ गई 8 आ गई। जब हम दो दो काउंट करेंगे तो देखो दो दो पे हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगी हमारे पास संख्या, इसे भी चाहे सीधा काउंट कर लीजिएगा। ये दो वाला आ जाएगा एक, ये दो वाला दो, ये दो वाला तीन। अब देखो इन दो वाले में ये दो भी बच गया, चार, और ये पाँच, तो दो वाले हमारे पास कितने आ गए, पाँच। अब देखो तीन वाला देखेंगे, तीन वाला देखो अपने पास बनेगा, इसमें तो इधर से तो कोई नहीं बनेगा, इधर से बनेगा डी एम एफ के। तीन वाला जो बनेगा वो दे बनेगा डी एम एफ के चतुर्भुज। एक तो ये बनेगा डी एम एफ के। अगला कौन सा बनेगा, ये क्या है, एम एल ए। अगला बनेगा ई एल जी आई, ये वाला जे जे ई, इससे ई एल ये बीच में आ गया और ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ई एल और जी जे, दो बन गए। और कौन सा बनेगा, और कोई नहीं बनेगा तीन वाला, क्योंकि ये दोनों काउंट आ गए। इसी टाइप से चार वाले देखेंगे तो चार वाले हम अपने पास सीधे आ जाएंगे, एक तो ये आ जाएगा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा आ जाएगा दो, और ये वाला हिस्सा आ जाएगा तीन, और ये पूरा हिस्सा तीन में आ जाएगा। तो अपने पास चार वाले कितने आ जाएंगे, तीन। तो टोटल अपने पास संख्या आ जाएगी 18। यानी कि हम इस प्रश्न को या तो ए बी सी डी रख कर करेंगे तो हमारी गलती नहीं होगी। अगला देखते हैं। दिए गए प्रश्न चित्र को दिए गए उत्तर चित्र में से एक संस्थापित किया गया, वह चित्र कौन सा है। अपने पास प्रश्न ये दे रखा है कि और पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी आकृति है। तो आकृतियों को हमें ध्यान से देखना है कि ये आकृति किस में बन रही है। तो देखो दोस्तों अपने पास ये आकृति ए में बन रही है क्या, देखो ये बन रही है, ये आ गई, यानी कि अपने पास सेम यही आकृति ए में बन गई। बी में बन रही है क्या, बी में नहीं बन रही है। जब ए में बन रही है तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, ए। उत्तर अपना ए है, ये गलत है बी, क्योंकि बी में ऐसी आकृति नहीं बन रही। बी में जो बन रही है वो उल्टी बन रही है इसकी, तो अपना उत्तर क्या आ जाएगा, ए। ध्यान से देखना है आकृति को कौन से में बन रही है, ये उत्तर अपना नहीं है, गलत दे रखा है। अगला देखते हैं। देखो दोस्तों ये क्या है, उस आकृति का चयन करें। इसमें क्या है, बाहर वाले में 5 भुजाएं, अंदर वाले में 4 भुजाएं। इसमें बाहर वाले में 6 भुजाएं, अंदर वाले में 5 भुजाएं। इसमें बाहर वाले में 5 भुजाएं, अंदर वाले में 6 भुजाएं। इसमें बाहर वाले में 4 भुजाएं, अंदर वाले में 3 भुजाएं। यानी कि इसमें क्या हुआ है, एक भुजा बढ़ गई अंदर वाले में, जबकि सभी में क्या हुआ है, एक भुजा घट गई। तो मेल कौन सा निकाल रहा अपना, 3 नंबर का। अगला देखते हैं। उपरोक्त आकृति को दर्पण छवि क्या होगी। देखो दोस्तों दर्पण और जल दोनों में क्या अंतर है। यदि आपकी एग्जाम ऑफलाइन होती है, यानी कि पेपर मिलता है आपको हार्ड कॉपी में, तो आप सीधा सा देख सकते हो कि पेपर को यूं उल्टा करके देख लो। जब उल्टा करके देखोगे, यूं पलट कर जैसे ये पेपर है, इससे मैंने यूं देखा, तो उसमें जो छवि दिखेगी हमें उस आकृति की, वो दर्पण प्रतिबिंब होगी। और यदि इसी पेज को यूं करके यूं उल्टा करके देखें, यानी कि और भी यूं ऊपर से ऊपर वाला हिस्सा नीचे, यानी कि उत्तर वाला हिस्सा दक्षिण में कर दें, उल पेज को पलटने के बाद उत्तर वाला हिस्सा दक्षिण में कर देंगे, तो हमें जो छवि दिखेगी वो क्या दिखेगी, जल छवि। तो देखो जब हमें जल छवि दिखेगी तो क्या होता है, जल में उल्टा हो जाता है, यानी कि ये जो डी है ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो डी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एल क्या हो जाएगा, एल का ये वाला हिस्सा ऊपर चल जाएगा, और तीन तो ऐसा ही रहेगा, तीन का हिस्सा। एन का ये जो सीधा वाला हिस्सा है ये ऊपर चल जाएगा, और ये वाला हिस्सा
नीचे आ जाएगा। 4 भी ऐसे ही हो जाएगा उल्टा। और लास्ट वाला देखते हैं हम एफ। एफ क्या होगा, एफ यूं चला जाएगा। तो इस टाइप से जो आकृति बनेगी वो जल छवि बनेगी। और दर्पण में क्या होता है, दर्पण में ये होता है कि ये जो लास्ट वाला हिस्सा होता है ये हिस्सा इधर आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यानी कि जो सबसे लास्ट में रहेगा वो फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा। जैसे एफ सबसे लास्ट में है तो एफ फर्स्ट में आ जाएगा और इसकी दिशा पलट जाएगी। आपने देखा होगा, जैसे आप दर्पण में देखोगे, आपकी ये जो मांग है इधर की साइड है, लेफ्ट साइड में, ये इधर दिखेगी राइट साइड में। तो यानी कि जो इधर का छोर है वो इधर के छोर पर आ जाएगा। और 9 है ये भी उल्टा हो जाएगा, यानी कि जो इधर वाला हिस्सा है वो इधर आ जाएगा। फिर 6 है ये भी उल्टा हो जाएगा। इस टाइप से सभी उल्टे हो जाएंगे, यानी कि डी है ये यूं हो जाएगा। तो दर्पण और जल की छवि में क्या अंतर होता है, दर्पण में क्या होता है, ऊपर का हिस्सा नीचे नहीं होता। दर्पण में राइट का लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट का राइट हो जाता है। जबकि जल में क्या होता है, ऊपर नॉर्थ वाला हिस्सा दक्षिण में हो जाता है और दक्षिण वाला नॉर्थ में हो जाता है। नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, ये दोनों में अंतर होता है। अगला देखते हैं जल छवि। देखो जल छवि हमने क्या कहा है, जल में क्या होता है, ऊपर वाला हिस्सा नीचे हो जाता है। यानी कि ये जो एल का नीचे वाला हिस्सा है ये यूं हो जाएगा। तो इस टाइप से किसी में दे रखा है क्या, इसी में दे रखा है, ये तो कुछ एक्स्ट्रा बढ़ गया है। तो हमारा उत्तर बी हो जाएगा। ए का ये वाला हिस्सा यूं हो जाएगा जल में। भाई इनका क्रम यही रहेगा, क्रम नहीं बदलेगा। जल में क्या होता है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। जबकि दर्पण में क्या होता है, ये जो लास्ट में है ये फर्स्ट में आ जाएगा। यानी जो सबसे लास्ट में वो फर्स्ट में आ जाएगा दर्पण में। तो दर्पण और जल में दोनों में आप अंतर समझ लो। फिर से बता रहा हूँ, दर्पण में जो लास्ट वाला हिस्सा है वो फर्स्ट पे आ जाता है और जल में स्थान उनका वही रहता है, बस ऊपर से नीचे हो जाता है, नीचे से ऊपर, यानी कि ये उल्टा हो जाता है। यदि आपको हार्ड कॉपी में मिल रहा है पेपर, तो आप यदि पेज को यूँ पलट कर देखोगे यूँ चेंज करके, तो जो प्रतिबिंब दिखेगा वो आपको दर्पण दिखेगा। यदि पेज पलटने के बाद यदि पेज को आप उत्तर वाले हिस्से को दक्षिण में कर दोगे तो आपको जल छवि दिखेगी। अगले देखते हैं, ये कोई प्रतीक दे रखे हैं और यदि दिया गया क्रम विपरीत क्रम में लिखा जाए तो परिणाम अनुक्रम में प्रतीक से पहले, यहाँ क्या दे रखा है इसको आप ध्यान से पढ़ो, प्रतीक से पहले और किसी अक्षर या संख्या के बाद। यानी कि प्रतीक से पहले अपने को देखो क्या देखना है, प्रतीक से पहले, प्रतीक है उससे पहले और किसी अक्षर या संख्या के बाद, अक्षर या संख्या के बाद, अक्षर या संख्या के बाद प्रतीकों की संख्या क्या होगी, यानी कि प्रतीकों की संख्या क्या होगी। देखो प्रतीक से पहले अक्षर या संख्या के बाद प्रतीकों की ही संख्या पूछ रहा है, यानी कि डबल प्रतीक प्लस उसके बाद अक्षर या संख्या कोई भी हो। और दूसरा ये कह रहा है कि इसको उल्टे क्रम, यानी कि इधर वाला हिस्सा हम इधर लिखेंगे। तो हम न लिखकर हम सीधा हम इधर से ही पढ़ेंगे ना, इसे हम ये मान लेंगे हमने ये लिख लिया तो हम इधर वाले को ही फर्स्ट मान लेंगे। तो हम देखेंगे डबल प्रतीक और उसके बाद अक्षर या संख्या कौन सी आएगी। तो ये प्रतीक है, इसके बाद डबल नहीं है, यहाँ पे डबल, सबसे पहले हम डबल प्रतीक देखेंगे। देखो ये वाला हिस्सा डबल प्रतीक है, इसके बाद अक्षर या संख्या है नहीं, तो ये काउंट नहीं होगा। यहाँ पे भी ये डबल हो रहा है, यहाँ पे भी ये डबल हो रहा है, ये डबल प्रतीक और उसके बाद अक्षर या संख्या आ रही है, तो एक ये हो जाएगा हमारा। उसके बाद देखेंगे डबल प्रतीक, ये वाला हिस्सा भी डबल प्रतीक, उसके बाद अक्षर या संख्या हो रही है, तो दो ये हो जाएगा, ये डबल प्रतीक और उसके बाद अक्षर या संख्या, तो ये 3 हो जाएगा अपना।
तो अपने पास ऐसी संख्या कितनी हो जाएंगी? 3। ये इसको विपरीत क्रम में करने कह रहा है। हम सीधा विपरीत क्रम करने के बजाय हमने ये मान लिया कि हमने इसका कर लिया और इधर से गिन रहे हैं हम, यानी कि इधर हम फर्स्ट मान रहे हैं इसे, तो इधर से गिन रहे हैं। तो विपरीत क्रम का हमें जरूरत नहीं है करने में। अगला देखते हैं। उस चित्र का चयन करें जो दिए गए समूह में असंगत है। देखो दोस्तों, शायद इसका उत्तर ये वाला माना था एग्जाम में, सी वाला, लेकिन मेरे हिसाब से ये सी उत्तर गलत है। क्योंकि मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि ये सभी, ये वाली और ये ज्यामितीय आकृति हैं, जबकि ये कोई आकृति नहीं है। तो इस मेरे हिसाब से उत्तर इसका नहीं, एग्जाम में डी माना था शायद, तो मेरे हिसाब से इसका उत्तर सी है, क्योंकि ये कोई ज्यामितीय आकृति नहीं है। टैक्स टैक्स उपरोक्त जल छवि क्या होगी? जल छवि हमने बताया था, जल में ऊपर उत्तर वाला हिस्सा दक्षिण में हो जाता है और दक्षिण वाला उत्तर में होता है। जब ये टी का ऊपर वाला हिस्सा नीचे होगा तो ये टी यूं हो जाएगा। अब देखो टी, इनका क्रम यही रहेगा। टी किस किस में ऐसे उल्टा दे रखा है, तो ये फर्स्ट नंबर पे इसी में दे रखा है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? सी। दिए गए प्रश्न चित्र में निम्नलिखित चित्रों में से किसी एक में उत्तर आकृति है। हमें देखना है कि ये जो आकृति है किस में है। तो ये देखो, ये कोई आकृति है, इसमें दो आगे ऐसे एरो के निशान लगा रखे हैं, तो किस में है? फर्स्ट में जब हमने देखा तो फर्स्ट में देखो ये वाला हिस्सा मिल रहा है, ये वाला भी मिल रहा है, और ये बीच में मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं हमारे पास, तो ये वाला मिल रहा है। ठीक है। दूसरे में देखो, दूसरे में ये एरो के निशान तो हैं, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे इसमें एरो नहीं है, अंदर वाले में एरो है, तो ये गलत है, ये नहीं मिल रही इससे। इसी टाइप से इसमें देखो ये एरो है, लेकिन यहाँ उल्टा एरो दे रखी है, और इसमें देखो ये एरो है लेकिन ये छोटा है, यहाँ डबल जगह एरो देखिए। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा? ए। ये उत्तर गलत है, इसका उत्तर है ए। अगला देखो, नीचे दिए गए समूह में असंगत आकृति का चयन करो। आकृति देखो, इन सब में क्या है, ऊपर वाला हिस्सा बंधा हुआ है, इसमें नीचे है, तो अपने असंगत आकृति क्या आ जाएगी? ये वाली। अगला देखें, यू वी और डब्ल्यू का भाई है। यू है वो वी और डब्ल्यू का भाई है। ये वी और डब्ल्यू, इनका भाई कौन है? इनका भाई है यू। एक्स डब्ल्यू की माँ है, यानी कि ये जो एक्स है ये माँ है। जब ये डब्ल्यू की माई है तो ये सभी की माँ होगी, क्योंकि ये सब बहन भाई तो हैं। और वाई यू का पिता है, यानी कि ये जो वाई है ये पिता है यू का। तो जब वाई यू का पिता है तो इन सभी का पिता होगा, यानी कि एक्स और वाई पति पत्नी होंगे, यानी कि ये पत्नी होगी और ये पति होगा। अब प्रश्न में क्या है कि वाई के पिता, यानी कि इसके भी पिता, वाई के पिता एक्स के क्या लगते हैं भाई? जब ये दोनों मियाँ बीवी हस्बैंड वाइफ हैं, तो हस्बैंड के पिता वाइफ के क्या लगेंगे? ससुर। तो ये उत्तर आ गया ससुर। अगला देखते हैं, नीचे देखे सीरीज को पूरा करने के लिए विकल्प चुने। ए बी ई एफ, यहाँ क्या हुआ है, ए और ई में 4 का अंतर है, यानी कि 4 जोड़ दिया। इसी प्रकार बी में भी 4 जोड़ दिया। यहाँ ई में 4 जोड़ दिया, 9 आ गया, और यहाँ 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13, यानी कि एम आ जाएगा। और 10 में यदि 4 जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? एम एन। अगला देखते हैं, दिए गए क्रम के प्रथम 15 पदों का योग क्या होगा? दोस्तों ये प्रश्न तो शायद पढ़ा दिया पीछे, ये डबल रिपीट हुआ है शायद। अगला देखते हैं, नीचे दी गई सीरीज से मेल नहीं खाने वाली अक्षर चुने। यार ये प्रश्न भी अक्सर पूछ ही लिया जाता है, विषम पूछता है कि अलग कौन सा है। अब देखो, या तो स्वर स्वर दे देगा या व्यंजन व्यंजन दे देगा, उनमें से एक स्वर एक व्यंजन कुछ भी दे सकता है। तो स्वर होते हैं ए ई आई ओ यू, ये 5 स्वर होते हैं, इन्हें आप याद कर लीजिएगा। क्या होता है, कई बार तो जैसे 3 स्वर दे देगा, एक व्यंजन दे देगा। कई बार क्या होता है, 3 व्यंजन दे देता है, एक स्वर दे देता है, और पूछता है अलग कौन सा है। यहाँ पे क्या करा है, 3 व्यंजन दे दिए,
एफ क्यू डी और एक स्वर दे दिया तो स्वर वाला अलग हो गया। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? ए। अगला देखते हैं। उस आकृति का चयन करें जो उपनिर्दिष्ट क्रम के बाद आएगी। यहाँ पे ये क्या हुआ है, देखो दोस्तों, ये आकृति है तो इनमें क्या क्रम दे रखा है कि हमें क्रम को ज्ञात करना है। फिर इनमें से ये ऑप्शन है कौन सी आएगी। तो यहाँ देखो ये ब्लैक कलर है तो अगली आकृति में ब्लैक ऊपर चला गया, उससे अगली आकृति में और ऊपर चला गया, उससे अगली में और ऊपर चला गया। तो इस अगला जो क्रम आएगा वो ब्लैक का इधर वाले हिस्से में आएगा, यानी कि ये वाला हिस्सा आएगा। रेड का क्या है, रेड देखो ये इधर आ गया इसमें, फिर एक क्रम और बढ़ गया, फिर एक क्रम और बढ़ गया, तो अगली में रेड ये वाला हिस्सा आएगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ये वाला। तो दोस्तों आज के लिए क्या इतना ही पर्याप्त है, क्योंकि अब सभी हो गए लगभग सारे प्रश्न। और तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें, यानी कि घंटी पे क्लिक करने से आपको कोई फ़ायदा होगा। उससे क्या है, जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूंगा तो तुरंत आपको मिल जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप अब तुरंत उसे देख पाओगे। और दोस्तों एक और ख़ास बात, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है या कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि कमेंट करने में कोई बहुत ही ज़्यादा आपका समय नहीं बर्बाद हो रहा। आपको सेकंडों में आप कमेंट करके हमें बता सकते हो कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।